चलो आज हम देखेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर दूसरा है डीसी मोटर, उसका पार्ट नंबर 4। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे से 40 क्वेश्चन जो हमको दिए गए हैं एनसीईआरटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले अभी हमारे 2024 के सीबीटी एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आईटीआई होने के बाद अप्रेंटिसशिप में भी, और बहुत सी भर्तियों के अंदर ये क्वेश्चन देखने में आते हैं। इससे पहले के जो 3 पार्ट थे उसमें भी हमने 10-10 क्वेश्चन करके हल किए ताकि आप उनका जो कॉन्सेप्ट है समझकर उसको अच्छे से याद कर सके, ताकि आपको सीबीटी एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करने में मदद हो। क्वेश्चन नंबर 31, विच रूल इज एप्लीकेबल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा पहचानने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, ये पूछा है। तो देखो अपने पास जो फ्लेमिंग्स के जो 2 रूल है, एक है अपना लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है राइट हैंड रूल, है ना। तो जब भी मोटर के बारे में पूछा जाएगा आपको कि उसकी फ्लक्स की दिशा कैसे पता करेंगे, उसका मोशन कैसा पता करेंगे या करंट की दिशा कैसे पता करेंगे, तो मोटर के अंदर आपको केवल लेफ्ट हैंड रूल ही इस्तेमाल करना है। और ये जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है इसको ही हम मोटर रूल भी कहते हैं, बरोबर। और अगर जनरेटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसके अंदर फिर हम राइट हैंड रूल के साथ जाएंगे, और इसका ही दूसरा नाम जनरेटर रूल भी दिया गया है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अपनों को पता क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड से हम इस तरीके से तीनों उंगलियों को हम परपेंडिकुलर रखते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल में। जैसे जो थंब है और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर ये 90 डिग्री होना चाहिए, और ये इंडेक्स फिंगर और मिडल थंब ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये हमारी मोशन की दिशा बताएगा, ये हमारा चुंबक की दिशा बताएगा नॉर्थ से पोल, और तो ये हमारा करंट की दिशा बताएगा ना। अब इसमें कोई भी 2 चीज अपनों को पता हो तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक पता चल जाती है। तो ये जो फिंगर है हमारी, जैसे करंट हमारी तरफ आ रहा है, बरोबर, और जो इसके अंदर जो चालक है उसकी मोशन ऊपर की तरफ है, तो चुंबक की फ्लक्स की दिशा कैसी होगी, इस साइड, और चुंबक की फ्लक्स की दिशा कैसी आती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो हमको चुंबक की फ्लक्स की दिशा इधर मिलेगी, बरोबर। तो डीसी मोटर के अंदर हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। मतलब यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई गई और पूछा है कि ये किस प्रकार की मोटर, इसका नाम बताइए। तो बहुत ही आसान है, अगर ये फिगर आपको एग्जाम में दिखती है तो आपके यहाँ पर 2 मार्क आसानी से कंफर्म हो जाएंगे। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है डीसी मोटर के अंदर, उसका जो कनेक्शन उसके साथ किस तरीके से किया गया है उसके ऊपर डीसी जनरेटर का नाम पड़ता है। तो यहाँ पर तो 2 वाइंडिंग है ना, एक पैरेलल और एक सीरीज। तो ये इसके अंदर दोनों वाइंडिंग होने की वजह से ये क्या हो जाता है, कंपाउंड मोटर हो जाता है, बरोबर। और अगर केवल एक ही वाइंडिंग होती इस तरीके से, और अगर वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यानी करंट का रास्ता एक ही है, तो वो हमारी सीरीज वाइंडिंग कहलाती। और अगर इस तरीके से वो वाइंडिंग अगर दोनों के सिरे एक जगह पर, शुरुआती और अंतिम सिरे एक जगह पर, तो ये हमारी शंट वाइंडिंग कहलाती है ना। और कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है कि दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज भी और शंट भी। अब यहाँ पर हमको जो है एक चीज ये भी याद रखनी होती है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, अगर वो केवल आर्मेचर के पैरेलल में है तो इसको हम देंगे शॉर्ट शंट, और अगर जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है वो अगर दोनों के ही पैरेलल में है तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है केवल आर्मेचर के ही पैरेलल में है, तो ये क्या हुआ, फिर शॉर्ट शंट हो गई, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन वाइंडिंग इज अ हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड पोजेस गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। मतलब वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक यानी जो नमी को नहीं सोखती है। वो वाइंडिंग करते समय का बारे में पूछा है कि ऐसा कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है जो नमी को नहीं सोखता है। जैसे हमारा कॉटन का कपड़ा क्या करेगा, नमी को सोख लेगा, है ना। कॉटन टेप क्या करेगा, नमी को सोख लेगा। तो इसमें क्या होता है, जो इंसुलेशन जो स्लॉट के अंदर हम लगाते हैं और या वाइंडिंग को जिससे हम रैप करते हैं, तो उसके लिए जो पेपर का इस्तेमाल किया जाता है हमारा वो ऑप्शन मिलीनेक्स पेपर। ये मिलीनेक्स पेपर जो है आपने देखा होगा, शीट होती है ना इपोक्सी टाइप की, अगर उसके ऊपर पानी भी गिरा तो क्या होता है, वो पानी उसके ऊपर से बह जाता है ना। तो उसी तरीके से शीट आती है, और इस शीट के अंदर बिल्कुल ही नमी नहीं रह सकती है ना। अगर कोई ऐसा कागज यूज कर लिए तो नमी को भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, और नमी को अगर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा तो क्या होगा, उस वाइंडिंग की जो चालकता है वो भंग हो जाएगी, मतलब इंसुलेशन उसका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस वजह से मिलीनेक्स पेपर का इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल ही नमी को न सोखता है ना। मतलब ये होता है अपना नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ अ 3-point स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ शंट फील्ड। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी होल्डिंग कॉइल है, बरोबर, इसको हम एनवीसी कॉइल भी कहते हैं, इन शंट फील्ड को डायरेक्ट इधर से करंट मिलता है। ये कैसे मिलता है, इसके श्रेणी क्रम में, जो अपनी होल्डिंग कॉइल है उसके श्रेणी क्रम में इसको मिलता है। तो इसको इसके ही श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है ये पूछा है। तो जब इसके अंदर से करंट जाता है तो ये हैंडल को हम धीरे धीरे करके यहाँ पर लगा देते हैं। करंट एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, बरोबर, वो इसको इस हैंडल को यहाँ पर जकड़ के रखता है, और
अगर समझो कि हमारी जो शंट फील्ड वाइंडिंग अगर कहीं से ओपन हो गई या कट हो गई तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो जो फ्लक्स है हमारा वो होता है स्पीड के उल्टे अनुपात में, यानी अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो अगर वो कम हो जाए या फिर पूरा जीरो हो जाए, जब कट हो जाएंगी, तो उस टाइम पे बहुत ही भयंकर उसकी जो गति है वो बढ़ सकती है, जिसके कारण हानि हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, समझो यहाँ से ब्रेक हो गई तो इसके अंदर करंट जाएगा, होल्डिंग कॉइल के अंदर नहीं जाएगा, तो ये होल्डिंग कॉइल क्या करेगा, ये जो प्लंजर को जकड़ के रखा था इसको छोड़ देगा, क्योंकि इसका मैग्नेट खत्म हो जाएगा ना, मैग्नेट खत्म होते प्लंजर को छोड़ देंगे और ये वापिस से ऑफ स्थिति में आ जाएंगी। मतलब जो हमारी आगे की जो संभावना थी, इसकी जो गति बढ़ने वाली थी, उससे इसको क्या करता है, ये सुरक्षा दे देता है। तो ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन अ डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। मतलब डीसी शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। सवाल बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। तो इसमें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा कि अगर ये वाइंडिंग बीच में से अगर ब्रेक हो जाए, कहीं से भी वाइंडिंग ओपन हो जाए, तब क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ही कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। अभी समझो इसको करंट मिल रहा है तो ये भरपूर मात्रा में क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करेंगे हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग। लेकिन अगर ये कहीं से ओपन हो जाए तब क्या होगा, तब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, लगभग जीरो तक हो जाएगा, है ना। तो जीरो हो गया क्या होगा, अब ये इसके उल्टे अनुपात में, तो ये अगर जितना कम होगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, बरोबर। और अगर फ्लक्स हम यहाँ से बढ़ा दे, इसको वोल्टेज देकर फ्लक्स बढ़ गया तो स्पीड कम हो जाएगी, तो ओपन होते टाइम तो पूरा ही रिड्यूस हो जाएगा, तब उस टाइम पे सेम उसी तरीके से इसकी भयंकर गति बढ़ सकती है। तो अगर ये ओपन हुआ तो ये इसके श्रेणी क्रम में इसको भी सप्लाई नहीं मिलेगा, और ये जो मैग्नेट पैदा करता है, जो हैंडल को होल्ड करके रखता है, इसका भी करंट का सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से ये इसका मैग्नेट खत्म हो जाएगा, हैंडल को वापस छोड़ देगा, है ना। तो जो पिछले क्वेश्चन हमने देखे, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, बस इसका ऑप्शन थोड़े से चेंज है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। मतलब शंट फील्ड अगर किसी भी तरीके से ओपन हो जाती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, होल्डिंग कॉइल को उसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। देखो वापस से उससे रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन अ 3 पॉइंट स्टार्टर विद अ डीसी शंट मोटर। मतलब डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। इससे पहले जो 2 सवाल थे उसमें पूछा कि सीरीज में क्यों जुड़ा हुआ होता है ना। अभी इसमें तो पूछ रहा है कि कैसे जुड़ा होता है। तो कैसे जुड़ा होता है, देखो यहाँ से हमारा जो प्लस का सप्लाई आएगा, प्लस का सप्लाई कैसे जाएगा, इस तरीके से एनवीसी कॉइल से होते हुए शंट फील्ड के द्वारा फिर जाएगा माइनस में। मतलब करंट की जो दिशा है वो क्या है, एनवीसी कॉइल की भी एक ही है और शंट फील्ड कॉइल की भी एक ही है। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, बरोबर। तो एनवीसी कॉइल कैसी जुड़ी है, सीरीज में जुड़ी है शंट फील्ड के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड, ये राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इजी सवाल था। अगर आपको इस तरीके से 3 पॉइंट स्टार्टर के कोई भी सवाल आपको देखने को मिले तो आप इजीली इनके आंसर लगा सकते हैं। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड। मतलब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है और पूछा गया है कि इसका जो मेथड है स्पीड कंट्रोल करने का ये कौन सा है ना। जैसे हमने देखा, अगर फील्ड के साइड में अगर कोई रजिस्टर लगा दो तो वो फील्ड डाइवर्टर हो जाता है ना। आर्मेचर के पैरेलल में कोई वेरिएबल रजिस्टर लगा दो तो आर्मेचर डाइवर्टर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या, इसके सीरीज में, मतलब इसके जरिए इसके अंदर से गुजरने वाला जो करंट है ये उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर साइड में लगा हुआ होता है ना, जैसे शंट फील्ड के साइड में अगर कोई इस तरीके से वेरिएबल रजिस्टर लगा होता तो ये क्या करता, करंट को डाइवर्ट करता, बरोबर। लेकिन ये कैसे जुड़ा है, उसके यहाँ पर श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसमें तो गुजरने वाला करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये वेरिएबल रजिस्टर आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ है, तो ये आर्मेचर का अंदर का करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना, करंट और वोल्टेज को। मतलब तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। बस इतना याद रखना है, अगर उसके सीरीज में तो कंट्रोल करेगा और अगर साइड से पैरेलल में जोड़ दिए तो वो उसको डाइवर्ट करेगा, है ना। तो जैसी दिखे ये, तो आपको कंट्रोल वर्ड याद में आना चाहिए। और किसके सीरीज में है, आर्मेचर के, है ना। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। मतलब यहाँ पर ये भी बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। 4 पोल वाली डीसी मोटर है जिसके आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की है, तो उसके अंदर कितने पैरेलल पाथ्स यानी समानांतर पथ रहेंगे, ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पर डुप्लेक्स के अंदर क्या होगा, डबल कॉइल होंगी, है ना। तो इसके अंदर हमारा जो एक पोल के लिए 2 कॉइल, इसका मतलब क्या है, 2 रास्ते, है ना। और अगर ट्रिप्लेक्स होती तो 3 रास्ते, सिंप्लेक्स होती तो 1 रास्ता, है ना। तो डुप्लेक्स के लिए हम क्या करेंगे, सीधा पोल जो है उसको गुना करेंगे हम 2 से। तो यहाँ पर पोल कितने हैं, 4 है, बरोबर। तो 4 गुना 2, तो आर्मेचर पथों की संख्या कितनी आएंगी, 8, है ना। तो
तो ऑप्शन डी 8 ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो आर्मेचर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है ना, तो उसको मापने के लिए हमको ऐसा मीटर की जरूरत पड़ती है जो कम रेजिस्टेंस के लिए उपयुक्त साबित हो। तो इससे पहले हमने एक विधि भी देखी है फर्स्ट ईयर के अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज की, है ना, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा एरर है। अगर हम बहुत ही कम रेजिस्टेंस को नापते हैं तो उसके अंदर एरर हो जाता है। और दूसरा एक एरर ये भी है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये उससे भी प्रभावित हो जाता था, है ना। तो उसका अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर है हमारे पास, केल्विन ब्रिज। ये जो है बहुत ही कम रेजिस्टेंस को भी बहुत ही आसानी से और एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है, प्लस इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है और नॉन कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये उसके भी जो है उसके द्वारा भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है ना। जैसे हमारे जो आर्मेचर के टर्मिनल कैसे जुड़े हुए होते हैं, अभी ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये कॉइल, तो दूसरी कहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे ना। तो ये सिर्फ केवल इतना ही चेक करेंगे, इधर का ये जो नॉन कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये एक कॉइल इधर भी जुड़ी हुई है, लेकिन इसको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये उस तरीके से ओनली कॉन्टैक्ट पॉइंट और एकदम कम रेजिस्टेंस को भी एग्जैक्ट तरीके से मापता है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही अपडेटेड वर्जन है, केल्विन ब्रिज। तो ऑप्शन सी केल्विन ब्रिज ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन वार्निश। मतलब वाइंडिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की इंसुलेशन संपत्ति बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा है। मतलब जब हम वाइंडिंग कर लेते हैं तो वाइंडिंग करने के बाद ऐसी कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं जो उसकी इंसुलेशन की जो क्षमता है, ताकत है, सामर्थ्य है, उसको वो बढ़ा देता है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम फैन की वाइंडिंग भी करते हैं, किसी कॉइल की वाइंडिंग भी करते हैं, उसको हम इंसुलेशन टेप वेप लगाकर अच्छे से बांधने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वार्निश लगा देते हैं। क्या करते हैं, वार्निश डाल देते हैं। वार्निश क्या है, वार्निश एक इपोक्सी करके एक लिक्विड है। मतलब आपने देखा होगा कुछ दरवाजों के ऊपर भी हम वार्निशिंग होती है ताकि बारिश के पानी से उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना गिरे, है ना। तो वार्निश एक अतिरिक्त लेयर होती है, ये लेयर उसको एक एक्स्ट्रा लेयर इंसुलेशन को बनाए रखती है, प्लस सभी जो चालकों को एक साथ जकड़ के भी रखती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि उसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वाइंडिंग की वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन डी वार्निश ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट नंबर 4 भी खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आए और आपको हेल्प हुई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।